Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to do the acute post infectious glomerulonephritis. ठीक है, अभी एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना, ये हमारे पास एक्यूट है, मतलब एक्यूट ऑनसेट होता है, एकदम नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और मेनली पोस्ट इन्फेक्शंस है, मतलब कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उसके बाद जो है ये मेनली नज़र आता है। वो बता दूंगा कि कौन से इन्फेक्शंस के बाद नज़र आता है। ठीक है, और ये मेनली आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है ना उसकी करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? या तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, और या तो डिफरेंट कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास जब ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है ना, तो बॉडी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना वो मेनली आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, अब वो आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना वो उस पैथोजन के साथ कंबाइन हो जाती हैं और इम्यून कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब ये इम्यून कम्प्लेक्स जो होता है जहाँ जाके किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब ये किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन भी होती है। ठीक है, क्लासिकल पाथवे जो होता है कम्प्लीमेंट सिस्टम का। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, स्ट्रेप्टोकोकस ना, तो उससे हमारे पास डिफरेंट टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि एक्सोटॉक्सिन बी हो गया, और एक हमारे पास GAP-DH होता है, ग्लाइकोसाइल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अच्छा, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी मेनली एफिनिटी होती है स्ट्रेप एंटीजन के लिए, सो दैट्स वाई ये जाके बाइंड होता है मेनली किडनी में। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की अगर आप बात करो ना, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको लाइट माइक्रोस्कोप में सेलुलाइटिस जो होती हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। ठीक है, और आपको जो कैपिलरी होती है ना, जो मेनली जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनकी नेक्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाती है, और टूट फूट की वजह से आपका जो ये स्पेसेस होते हैं ना, इसमें आपको क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हो तो आपको डिपॉजिट्स ऑफ सेल्स नज़र आते हैं और सब एपिथेलियल हम्प्स नज़र आते हैं। ठीक है, सब एपिथेलियल हम्प्स क्या होते हैं? एपिथेलियम के नीचे, मेनली जो एपिथेलियम होता है उसके नीचे हमारे पास हम्प्स होते हैं, ये कोप टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास जो वो होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है, उसमें हमारे पास मेनली आपको आईजीजी एंटीबॉडी नज़र आती है और कम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स की अगर आप बात करो तो आपको मेनली नेफ्रेटिक सिंड्रोम के ही क्लिनिकल फीचर्स नज़र आएंगे, जैसे कि हेमेचूरिया हो गया, एडेमा हो गया, हाइपरटेंशन, एजोटीमिया, प्रोटीनूरिया वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीमेंट जो होते हैं, कंप्लीमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका लेवल सीरम में कम होता है क्योंकि उनकी मेनली डिपोजिशन होती है किडनी में। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है ना, उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अच्छा जी, अब हम आते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। ठीक है, आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होता है? मेनली आईजीए एंटीबॉडी जो होती है ना उसकी आपकी डिपोजिशन हो जाती है मेसेंजियम ऑफ द किडनी में। ठीक है, और ये जो आईजीए नेफ्रोपैथी होता है मेनली बच्चों में और यंग पेशेंट्स में होता है। ठीक है, और आईजीए नेफ्रोपैथी में मेनली आपको इमेच्योरियस नज़र आते हैं क्योंकि ये भी नेफ्रेटिक सिंड्रोम की एग्जांपल है। ठीक है, पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास जब एंटीबॉडी बनती है, मेनली आईजीए एंटीबॉडी जब बनती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन या डिफरेंट इन्फेक्शन के अगेंस्ट जब बनती है, तो आईजीए एंटीबॉडी की ग्लाइकोसाइलेशंस होती हैं, मतलब कि उसमें हमारे पास जो है वो गैलेक्टोज ऐड होता है और उसके बाद ही वो एंटीबॉडी मैच्योर होती है और काम करने के काबिल होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई हेरिडिटरी डिस्पोजिशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आईजीए एंटीबॉडी जो होती है वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाती, और जब वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होती तो बॉडी उसको एज अ फॉरेन बॉडी कंसिडर करना शुरू हो जाती है उस इनकम्प्लीट आईजीए के को ना। तो क्या होता है उसके अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये जो आईजीए एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, तो उसके ऊपर रिसेप्टर होता है CD71। ठीक है, अब उसके साथ जाके वो एंटीबॉडीज़ कंबाइन हो जाती है, कम्प्लेक्स बन जाता है, वो डिपोजिशन होती है उसकी मेसेंजियम ऑफ द किडनी में। ठीक है, अब डिपोजिशन की होती है, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस वगैरह होती है और क्रॉस हेमेचूरियस वगैरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
अब नोट में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, ये मेनली जो IgA नेफ्रोपैथी होता है उन पेशेंट में होता है जिनको कोई लिवर का मसला हो, कोई लिवर डिजीज़ हो, और इसके अलावा सिलिक डिजीज़ के पेशेंट्स में भी हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी जो होती है वो बहुत कॉमन होती है, ठीक है। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप में जब आप से देखते हो ना, तो आपको क्या नज़र आता है, जो मेसेंजम होता है ना वो वाइड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस में IgA डिपॉजिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, C3 प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं, प्रोपाइडिन्स वगैरह नज़र आते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेनली डिपॉजिट्स नज़र आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जब आप देखते हो, आप इसको हेमाटूरिया, प्रोटीनूरिया, और इसकी प्रेगनोसिस भी बहुत बैड होती है IgA नेफ्रोपैथी की, और ओलिगोयूरियाज वगैरह भी आपको नज़र आते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।